सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार रिसेंटली परसों 18 को पुलिस का पेपर हुआ था। तो आई होप आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मतलब जो फंसाने वाले थे, लेकिन बाकी एवरेज माने तो 65 to 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब नॉर्मल थे, मतलब मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, तो आगे की जो तैयारी है 8 तारीख को होने वाला है पटवारी का। ठीक है, 8 तारीख को पटवारी का है, फिर 22 तारीख को है फॉरेस्ट गार्ड का। तो उसके लिए जो तैयारी चलेगी तो आप लोग सब लोग अच्छे से तैयारी करें। तो उसी के लिए मैं आपके लिए उत्तराखंड के कुछ सेट लेके आया हूँ। ठीक है, अभी 15-20 दिन बचे हैं, उसमें हमें उत्तराखंड पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं 40-40 क्वेश्चनों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आज का पहला सवाल है। हमने इससे पहले 3 चैप्टर क्लोज कर दिए थे। अब उसमें इतिहास बिल्कुल नहीं पूछा था। ठीक है, जो पुलिस का पेपर आया था तो उसमें क्या हुआ था कि हिस्ट्री के, उत्तराखंड हिस्ट्री से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। थोड़ा बहुत आया था मॉडर्न हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, और वैसे 1-2 क्वेश्चन आए थे इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, उत्तराखंड, ये वाली हिस्ट्री कुछ भी अगर नहीं आई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे को आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि उनका जो पैटर्न था इस बार उन्होंने थोड़ा सा अलग चेंज करा था। हो सकता है पटवारी में ऐसा एग्जाम ना आए, उसमें हिस्ट्री जरूर पूछेगा, तो आप लोग हिस्ट्री मत छोड़िए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो थे कुनिंद। ठीक है, कौन थे? कुनिंद थे। कुनिंदों ने क्या करा था? उत्तराखंड में सर्वप्रथम शासन करा था। ठीक है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। ठीक है, कुनिंदों का यहाँ पर शासन काल चला था, और इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? अमोघभूति। ठीक है, अमोघभूति इनका सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, और इन्होंने कुछ मुद्राएं चलाई थी कुनिंदों ने। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की, चित्रेश्वर प्रकार की और अमोघभूति प्रकार की, ये 3 प्रकार की इन्होंने क्या चलाई थी? कुनिंदों ने मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस लेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। अब किस लेख से पता चला है कि जो कुनिंद लोग थे वो क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। तो ऑप्शन है लाखामंडल, कालसी, सिरौली और माणा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालसी। जो देहरादून में कालसी का शिलालेख है उससे पता चला है कि जो कुनिंद लोग थे वो क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, कुनिंदों की प्रथम राजधानी कालकूट थी। ठीक है, कलकूट या कालकूट भी इसको बोला जाता है। तो कलकूट या कालकूट इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, महाभारत में कुनिंदों को कहा गया है द्विज। ठीक है, द्विज कहा गया है महाभारत में किनको? कुनिंदों को। तो ये क्वेश्चन, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, कुनिंदों की द्वितीय राजधानी थी शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न या फिर शूद्रनगर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, शूद्रनगर या फिर शत्रुघ्न नगर, इसको क्या बोला जाता था? दूसरी राजधानी इनकी थी। पहली थी कालकूट, दूसरी थी शत्रुघ्न नगर या शूद्रनगर। ये भी सही हो जाएगा बिल्कुल। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, अमोघभूति शासक था चंद्रवंश का। ठीक है, मैंने अभी बताया कि कुनिंदु का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? अमोघभूति था। तो इसमें ऑप्शन में दिया कि चंद्रवंश का। ठीक है, चंद्रवंश का था ही नहीं, ये था कुनिंदु का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत ऑप्शन, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है? वाक्य गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। अब कौन सा ऐसा पर्व हुआ था? महाभारत का जो पर्व है, महाभारत के कौन से पर्व में कुनिंद शासक जो सुबाहु थे, सुबाहु का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए वन पर्व, ऑप्शन बी आदि पर्व और भीष्म पर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन पर्व। जो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें कुनिंद शासक सुबाहु, ठीक है, जो सुबाहु राजा होते हैं उनके बारे में उल्लेख मिला है 200 BC के आसपास का। ठीक है, उससे पहले 200 BC से पहले और उसके आसपास का क्या मिला है? उनको उल्लेख मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विदेशी लेखक ने कुनिंद शासक का वर्णन किया था। ठीक है, अब ऐसा कौन सा विदेशी लेखक था जिन्होंने कुनिंद शासकों का क्या किया था? वर्णन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। ठीक है, टॉलमी क्या थे? एक विदेशी लेखक थे जिन्होंने कुनिंदों के बारे में लिखा था या उनका वर्णन करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो कुनिंद शासक थे उनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देवढुंगा उत्तरकाशी और अठूड़ टिहरी, ये दोनों जगहों से क्या हुआ है? मुद्राएं मिली है कुनिंदों की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। ठीक है, जो कालसी का शिलालेख है उसमें किस पशु का चित्र मिलता है? हाथी, गाय, शेर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हाथी। तो जो कालसी का शिलालेख है देहरादून में, उसमें हाथी का चित्र मिलता है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ठीक है, तो अभी मैंने बताया अमोघभूति क्या था, कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने क्या करे थे, अपने नाम से सिक्के चलाए थे जिनको कुनिंदों के जो सिक्के थे अमोघभूति प्रकार के सिक्के बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुनिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अब कौन से ग्रंथ में इनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, तो रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत या अष्टाध्यायी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महाभारत में क्या कहा गया है, इनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि मैंने अभी बताया जो राजा सुबाहु थे कुनिंदों के, तो सुबाहु का उल्लेख कहाँ मिलता है, वन पर्व में मिलता है, महाभारत के वन पर्व में। तो इसका जो कुनिंदों का जो रिलेशन है एक प्रकार से वो किससे है, महाभारत से है। ठीक है, तो महाभारत से इनको द्विश्रेष्ठ कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुनिंदों ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। अब ठीक है, तो किस लेखक के अनुसार कुनिंदों ने 200 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। तो वो कौन बोलते हैं, ये किसके अनुसार बोला गया है, तो बोला गया है डॉक्टर यशवंत कटौज के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर यशवंत कटौज लेखक हैं जिनके अनुसार कुनिंदों ने 200 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। अगला क्वेश्चन है अमोघभूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई है। ठीक है, अमोघभूति की जो मुद्राएं थी वो ब्यास से लेकर अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुमेध से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा, तो कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुई है, ब्यास से लेकर अलकनंदा एवं दक्षिण में सुनेध से लेकर बेहद तक का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, राज्य कुनिंदस अमोघभूति महर्जस किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये मतलब इनकी एक कृति है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो कृति है वो लिखी गई है किसमें, प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है, राज्य कुनिंदस अमोघभूति महर्जस। ठीक है, ये लिखी गई है प्राकृत भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है। ठीक है, तो जो अमोघभूति प्रकार है, अल्मोड़ा प्रकार एवं चित्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनका संबंध किससे है, तो सीधे सीधे हो जाएगा कुनिंदों से। ठीक है, मैंने बताया 3 प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर या चित्रेश्वर, अलग अलग नाम आपको हर बुक्स में मिलेगा। ठीक है, ये कहीं पे चित्रेश्वर लिखाएगा, किसी पे कहीं पे छत्रेश्वर लिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चित्रेश्वर छत्रेश्वर एक ही चीज है। तो ये 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी किन्होंने, कुनिंदों ने चलाई थी। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं जो चलाई थी वो चलाई थी अमोघभूति ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है कौन सा, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ये दोनों प्रकार की लिपियों का हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रकार की खरोष्टी लिपि भी उसमें मिलती है और ब्राह्मी लिपि भी उसमें मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित है। ठीक है, जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं उसमें कौन से चित्र अंकित हैं, तो वो कौन से चित्र अंकित हैं उसमें, तो वो है मृग और देवी। ठीक है, गरुड़ का नहीं है, मृग और देवी का है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी व सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था। ठीक है, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था, ऑप्शन है अमोघभूति, सुदर्शन शाह, कनिष्क तथा हुइस्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ऐसा शासक था जिन्होंने रेशम मार्ग नियंत्रण करा था। ठीक है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था कनिष्क ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, शक संवत चलाया था, शक संवत। तो शक संवत हमारा जो अभी भारतीय जो संवत चलता है वो चलता है शक संवत। इसकी स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में, जब क्या हुआ था, कनिष्क ने अपना राज्यारोहण किया था, यहाँ इनका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था। ठीक है, किस वंश की मुद्राओं में, अब कौन सी ऐसी मुद्राएं थी, किस वंश की मुद्राएं थी जिसमें शिव एवं नंदी का चित्र बना था, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। ठीक है, कुषाणों ने जो सिक्के चलाए थे उसमें क्या था, शिव एवं नंदी का चित्रण था। ठीक है, इनका चित्र था। तो क्वेश्चन नंबर 27 है शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये चलाया गया था कनिष्क। जब इनका 78 ईस्वी में क्या होता है, राज्यारोहण होता है, तो उसी खुशी में ये क्या करते हैं, शक संवत की शुरुआत करते हैं। तो 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था। ठीक है, जो कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक था वो कौन था, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुइस्क। ठीक है, हुइस्क कौन था, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? अब जो कुषाण शासक थे वासुदेव, उनकी जो 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोरध्वज, ऋषिकेश, गोविषाण या उपयुक्त सभी। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविषाण। ठीक है, गोविषाण से क्या हुआ है, इनके स्वर्ण मुद्राएं मिली है, वो भी कितनी? 3 प्रकार की, मतलब ठीक है 3 स्वर्ण मुद्राएं इनकी वहां से प्राप्त हुई है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कुषाण शासक हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? अब ये मुनि की रेती, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी कि मुनि की रेती की डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो मुनि की रेती पड़ती है टिहरी में। ठीक है, तो हुइस्क की जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है टिहरी से, मुनि की रेती से, तो वो कब की है, मतलब ठीक है कब की प्राप्त हुई है, तो ये कब प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है 1972, ऑप्शन है 1975, 1980 या 1985। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, 1972 में क्या हुआ था, जो कुषाण वंश के जो शासक थे हुइस्क, उनकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है टिहरी से। ठीक है, जो मुनि की रेती पड़ती है टिहरी में, वहां से प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जौनसार बाबर देहरादून एवं कालो डांडा, जो पहले बोला जाता था कालो का डांडा, अभी इसका नाम बदल के रखा गया है लैंसडाउन। ठीक है, जो जौनसार भावर वाला क्षेत्र है देहरादून में, और कालो का डांडा है जो लैंसडाउन में, तो यहाँ से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये 2 जगह हैं, इन दोनों जगह से कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो कुषाण वंश की मुद्राएं, या फिर कुनिंदू की, या यौध्य वंश की, या गौत्री वंश की। तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यौध्य वंश का। तो यौध्य वंश जो था, यौध्य वंश का क्या था, इन दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं मुद्राएं। ठीक है, यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई इनकी। क्वेश्चन नंबर 32 है किस शासकों के सिक्कों में सूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? ठीक है, जो सूलधारी कार्तिकेय है उनका चित्र किस शासकों के सिक्कों में क्या है, अंकित है? ठीक है, ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है कुनिंद, ऑप्शन सी है यौध्य, या फिर उपयुक्त सभी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यौध्य। ठीक है, तो जो सूलधारी कार्तिकेय है, सूलधारी कार्तिकेय का चित्र यौध्य वंश के ही शासकों के सिक्कों में है। ठीक है, जो कहाँ से मिले हैं? जौनसार भाबर और कालोगा डांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है, वह कौन सी शक्ति है? ठीक है, तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिन्होंने शासन किया और उनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका वर्णन है? तो सीधे सीधे हो जाएगा कुनिंद। ठीक है, कुनिंदों का क्या हुआ है, महाभारत में बहुत रिलेशन है इनका महाभारत से, महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुनिंद। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में कुनिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो भारत में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुनिंदों से संबंधित? तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 3, 5 या 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुनिंदों से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुनिंदों से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। महाभारत में कुनिंद शासकों को कहा जाता था। ठीक है, अभी हमने ये बात करी थी, तो महाभारत में क्या कहा जाता था? द्विजश्रेष्ठ। महाभारत के जो वन पर्व हुआ था, महाभारत के वन पर्व में इनको क्या कहा गया है? द्विजश्रेष्ठ की उपाधि दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का भी अंकन था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिनके सिक्कों पर क्या है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि तो लिखी गई है, उनके साथ साथ ही मृग और देवी के चित्रों का भी अंकन है। उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच का क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, तो उसने उत्तराखंड में शासन करा था कहाँ से? ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच में तो शासन करा था। वो कौन थे? ठीक है, तो वो कनिष्क, अमोघभूति, विष्णुवर्मन या फिर हर्षवर्मन। ठीक है, हर्षवर्धन, सॉरी। तो कनिष्क हो गया, अमोघभूति या विष्णुवर्मन या हर्षवर्धन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा अमोघभूति। ठीक है, तो कहीं पे भी सिक्कों में आता है ब्राह्मी और खरोष्टी, तो ये 2 प्रकार की लिपियां जो थी, ये अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी उन पर अंकित थी, और देवी और मृग और देवी का चित्र भी इन्हीं की मुद्राओं पर था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 37। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। ठीक है, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है तो किस वंश से या फिर किस चीज से या किस जगह से, कौन सी जगह से है तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध? ब्रह्मपुर, सिंहपुर, गोविषाण या शत्रुघ्न। ठीक है, तो किससे है तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध? तो वो है ब्रह्मपुर से। ठीक है, ब्रह्मपुर से क्या है? तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्नाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कर्नाली नदी तक का जो विस्तृत था गंगा नदी से और पर्वताकार नाम से जाना जाता था, तो वो कौन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर को क्या पर्वताकार के नाम से जाना जाता था, जो गंगा नदी से लेकर कर्नाली नदी क्या था फैला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, निम्न में से गोविशाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। ठीक है, जो गोविशाण है, गोविशाण राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? ऑप्शन है काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत या पीलीभीत या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था गोविशाण के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आता था ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, काशीपुर भी, रामपुर भी और पीलीभीत भी, ये क्या आता था? गोविशाण के अंतर्गत आता था। ये सारे कहाँ, ये कहाँ पड़ते हैं? यूएस नगर पे। ठीक है, यूएस नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? ठीक है, कनिंघम के अनुसार एक इतिहासकार है कनिंघम, कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? तो ये किसका हिस्सा रहा होगा? ये रहा होगा सिरमौर का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है निम्न में से कृतपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जो कृतपुर राज्य क्षेत्र हैं उनमें से क्या आते हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या रोहिलखंड उत्तरी भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी आते हैं। ठीक है, कृतपुर राज्य जो होते हैं, कृतपुर राज्य में हिमाचल भी आता है, रोहिलखंड भी आता है और उत्तराखंड भी आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ठीक है, जो लाखा मंडल से खंडित शिलालेख मिले हैं उसमें किस वंश से संबंधित है ये? तो ये है छागलेस वंश से संबंधित। ठीक है, जो छागलेस वंश था तो उससे संबंधित है लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगला है 3, खंडित शिलालेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? ठीक है, जो खंडित अभिलेख हैं उनमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? तो वो कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? वो मिलते हैं 7 राजाओं के नाम। ठीक है, 7 राजाओं के नाम मिलते हैं खंडित अभिलेखों में से। ठीक है, जो लाखा मंडल से मिले हैं। यदुवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सेनवर्मन। ठीक है, सेनवर्मन क्या था? यदुवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? ठीक है, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो वो मिलती है किससे? राजकुमारी ईश्वरा के लेख से। ठीक है, जो राजकुमारी ईश्वरा थी इसका लेख मिला है लाखा मंडल से, तो इस लेख में क्या है? यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? ठीक है, जो ये शिलालेख है ये बेसिकली यदुवंशी राजाओं की जानकारी के लिए है, इनमें यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। तो कितने राजाओं की जानकारी मिलती है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिलती है 12। ठीक है, 12 राजाओं की जानकारी किससे मिलती है? राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है जो लाखा मंडल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। अच्छा, ये हो गया 12 राजाओं की। ठीक है, 12 राजाओं की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? ठीक है, शिव मंदिर किस स्थान पर बनाया था राजकुमारी ईश्वरा ने? तो वो बनाया था लाखा मंडल में। ठीक है, यहीं से इनका अभिलेख भी मिलता है और यहीं पर इन्होंने क्या करा था? शिव मंदिर बनाया था। अगला क्वेश्चन है किस स्थान का प्राचीन नाम मढ़ था? ठीक है, किस स्थान का प्राचीन नाम क्या था? मढ़ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था? मढ़ था, मढ़। ठीक है, मढ़ क्या था? लाखा मंडल का प्राचीन नाम था। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? ठीक है, जो उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक थे तो वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा गणपति नाग। ठीक है, तो ये मैं कुनिंदु के साथ साथ ही जितने इसमें शासक आए थे, जितने भी मतलब कुनिंदु के अलावा जितने भी मतलब उस टाइम पे वंश आए थे उनके बारे में एक साथ ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो वो थे गणपति नाग। ठीक है, गणपति नाग क्या थे? नागवंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? अब जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? वो है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का हुआ है। अब यहाँ पे संख्य लिपि मत कर देना। ठीक है, संख्या लिपि मत कर देना, वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख हुआ है उसका उसमें लिपि का प्रयोग हुआ है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं? ठीक है, जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है उसमें कितने राजाओं के नाम मिले हैं? तो वो मिले हैं कितने राजाओं के? 4 राजाओं के। ठीक है, 4 राजाओं के क्या मिले हैं? इसमें नाम मिले हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, जो यमुना घाटी में यदुवंश थे, यदुवंश का श्रेय या अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनका अस्तित्व किस वंश ने मिटाया था? तो वो मिटाया था नाग शक्ति ने। ठीक है, नाग शक्ति ने क्या करा था? यदुओं का अस्तित्व ही मिटा दिया था। जो नाग वंश थे उन्होंने यदुओं को हरा के उनका अस्तित्व ही मिटा दिया था। तो अगला क्वेश्चन है
राज्य में नागों को किसने परास्त किया था, ठीक है। तो राज्य में नागों को किसने परास्त किया था, तो अभी आया है ये क्वेश्चन। तो ये किया था मौखरी वंश ने, ठीक है। मौखरी वंश ने क्या करा था, नागों को परास्त किया था। और नागों ने किसको करा था, वो करा था यदुओं को, ठीक है। यदुओं को हराया था नागों ने और नागों को परास्त करा था मौखरी वंश ने। और मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौखरी वंश का अंतिम शासक था वो था ग्रहवर्मा, ठीक है। ग्रहवर्मा क्या था, मौखरी वंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, ठीक है। मौखरी वंश का अंतिम शासक, तो ये भी पूछ लेगा कभी। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। तो आधुनिक गढ़वाल जो अभी का गढ़वाल है और कुमाऊं क्षेत्र है, तो उस पूरे संपूर्ण भूभाग को किसने ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। तो जितने भी इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों में से किसने कहा था, तो वो कहा था कनिंघम ने, ठीक है। कनिंघम ने क्या कहा था, आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले जो संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। जो अभी का जो क्षेत्र है गढ़वाल और कुमाऊं का, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा था, ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ 45 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो 40 क्वेश्चनों का सेट था, मैं 45 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और सुबह का था ये सेट हिस्ट्री का, उत्तराखंड हिस्ट्री का, शाम को आएगा करंट अफेयर का। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो देखें और तैयारी अच्छे से करें। और पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम अच्छे से दें और अच्छे से तैयारी करें। तो पुलिस एग्जाम के बाद आप लोग थोड़ा सा डर गए तो डरना मत, उसमें करंट अफेयर ज़्यादा पूछ दिए थे, इसका मतलब कि हिस्ट्री वगैरह कुछ आएगी ही नहीं, जरूर आएगी। पटवारी में देख लेना आप लोग, 5 नंबर की मिनिमम हिस्ट्री तो आएगी ही, हो सकता है ज़्यादा ही नहीं तो 5 नंबर की तो मिनिमम हिस्ट्री आएगी उत्तराखंड से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें हिस्ट्री की भी, और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ें। और रीजनिंग भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, तो रीजनिंग के भी प्रैक्टिस करें साथ साथ में। जो लोग मैथ्स वाले नहीं हैं वो रीजनिंग के भी प्रैक्टिस करें, साथ में जीके जीएस भी पढ़ें। और हिंदी तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। जिन्होंने 20 में से अगर 18 स्कोर कर लिया, ठीक है, 18 या 17-18 स्कोर कर लिया हिंदी में, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हो सके तो 20 में से 20 करने की कोशिश करना। 20 में से 20 तो नहीं हो पाते, कम ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं। आप कोशिश करना 18 नंबर तो मिनिमम आप ला सको, ठीक है। 20 में से 18 नंबर ला सको हिंदी में, तो अच्छा स्कोर अगर हिंदी में बन जाता है तो रीजनिंग और करंट अफेयर में भी ठीक ठाक बन जाता है। तो उत्तराखंड से आप ला ही लोगे। और थोड़ा जीके जीएस में दिक्कत होती है, जीके जीएस का भी थोड़ा आधुनिक भारत का ज़्यादा पढ़ लेना, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम वाले हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।